मैं दुनिया में बहुत घूमता हूं और दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि यह आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना, उससे मैं देश बता सकता हूं ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। हाँ, क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने अपने केश नहीं छोड़े हैं, जिन्होंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सिखों को तुरंत पहचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है। बाकी किसी हिंदू को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 पीस सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप नजर आता है। जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके तो ऐसी इज्जत और ऐसे सम्मान का क्या करें। हमारी भाषा बदल गई, हम अब अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं, विचित्र विचित्र शब्द बोलते रहते हैं। कहते हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि मिसेस का मतलब नहीं मालूम। मिसेस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। जी जी, एग्रीड सर, एग्रीड। मैं आपको सच बता रहा हूं, जोक नहीं है ये। अंग्रेजों की डिक्शनरी में मिसेस का अर्थ होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी ऐसी महिला जिसके साथ आप चाहें तो 1 रात गुजारें, 2 रात गुजारें, माने वैश्या और कॉलगर, वो मिसेस होती है। हम हमारी अच्छी खासी धर्म पत्नी को मिसेस बनाने पे तुले हुए हैं। ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? ओह माय गॉड। और इसका उल्टा है मिस्टर। मिस्टर माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसको आप इस्तेमाल करने के लिए लाए, पैसा देके सवेरे विदा करेंगे, वो मिस्टर। हम अपने धर्म पति को मिस्टर बनाते हैं, धर्म पत्नी को मिसेस बनाते हैं, बिना सोचे समझे अंग्रेजों की नकल करके अपने को अंग्रेजों से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को बचपन से बड़ा करते हैं, उनको कविताएं भी सुनाते हैं तो अंग्रेजी में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उन बच्चों को पूछो भैया इसका मतलब क्या है, मालूम नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब मालूम नहीं है। रटा रटा के उसको तोता बना दिया, पोपट। कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। फिर मैं उनसे पूछता हूं मतलब मालूम है इसका क्या? रेन रेन गो अवे माने बारिश तुम चली जाओ, कभी भी बताओ, क्योंकि मुझे खेलना है। भगवान ने अगर सुन लिया तो आप बोल रहे हैं रेन रेन गो अवे, बारिश तुम चली जाओ चली जाओ चली जाओ, कभी भी बताओ। भगवान ने सुन लिया बारिश आएगी नहीं, भूखे मर जाएंगे आप सब। ऐसी उल्टी उल्टी कविताएं क्यों सिखा रहे हैं? रेन रेन गो अवे कम अगेन अगेन अदर डे। तो आप बोलेंगे जी कौन सी कविताएं सुनाएं? क्या पंजाबी में कोई कविता नहीं है? हिंदी में नहीं है? मराठी में नहीं है? मराठी की एक कविता मुझे याद आती है, बता देता हूं। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। माने बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, मैं तुमको पैसा दूंगा। ऐसी कविता है मराठी की। ऐसी ही होगी कोई पंजाबी में, ऐसी ही होगी हिंदी में, जिसमें बारिश को हम बुला रहे हैं, रेन रेन गो अवे नहीं सिखा रहे हैं, बारिश तुम चली जाओ। हमारा दिमाग पता नहीं कहां चला गया। ऐसी मूर्खता की कविताएं बच्चों को सिखाते हैं, मूर्खता के स्टेटमेंट उनको बताते हैं। बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोल, मां मत बोल, मम्मी बोल। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, MUMMY, मम्मी माने मरा हुआ। और डैडी, डैडी माने मरे हुए जैसा। और अब और तरक्की हो गई है, अब बोलते हैं डैड, पूरा ही मरा हुआ। कितना सुंदर शब्द है मां, कितना सुंदर शब्द है पिता।
तो माँ पिता माताजी पिताजी सब छोड़कर मम्मी डैडी मॉम डैड मम्मा पता नहीं कहाँ मम्मा बोलने में गर्व है, अम्मा बोलने में शर्म है। अक्सर मैंने घरों में देखा बच्चों को मम्मा बोलेंगे, कहो अम्मा बोलो, शर्म आती है। मम्मा का ही कोई मतलब नहीं है, ना अंग्रेजी में है, ना फ्रेंच में है, ना जर्मन में है, ना इटालियन में है। दुनिया की किसी भाषा में मम्मा शब्द ही नहीं है। और हमारे घरों के बच्चे मम्मा 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 मम्मा, और मम्मा भी जवाब देती रहती है, हाँ ठीक है बेटा बोल। मेरा आपको हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पहचान को मत डुबोइए। दुनिया में जिनकी पहचान खत्म हो जाती है उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया में हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ता है, चाहे वो छोटा सा इराक हो या ईरान हो या सऊदी अरब हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो या डेनमार्क हो। हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, दूसरे किसी भी देश की गुलामी में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहचान खत्म हो जाएगी। हम खुशी से अपनी पहचान लुटवाने पर, खत्म करवाने पर तुल्य हैं। मेरी आपको विनती है कि भगत सिंह जी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपनी पहचान बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपकी पहचान चली गई तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी के सामने तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और जिस लोगों के समाज की पहचान चली जाए, राष्ट्र भी टूट जाएगा, राष्ट्र भी चला जाएगा, बचेगा नहीं इसमें कुछ भी। इसलिए इस अंग्रेजियत में से डूबे हुए आप सब लोग थोड़ा बाहर आइए, अपने जीवन में छोटे छोटे से कुछ संकल्प लाइए और इन संकल्पों की मदद से अपनी पहचान को आगे बढ़ाइए। आप बोलेंगे हम भारत में रहते हैं तो भारत की पहचान है कुछ, वो पहचान कहाँ है? भारतीय भोजन, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, ये सब भारत की पहचान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी संभव हो अपनी पहचान मत खोइए। भारतीय भोजन के स्तर से शुरू करिए, अपनी पहचान वापस लाइए। माने भारतीय भोजन ही अपने परिवार में और अपने जीवन में अपनाइए। ये जो अंग्रेजियत का भोजन है, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, इसमें कहां फंस गए आप लोग? और आप जानते हैं ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग सब बनते हैं गाय के मांस से या सुअर के मांस से? लेकिन यहाँ तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है मैकडोनल्ड और एक है केंटकी फ्राइड चिकन, ये दोनों कंपनियां ओपनली बोलती हैं कि पिज्जा और बर्गर हम बनाते हैं सुअर के मांस से, और उनकी जो बनती है ना मैगी और चाउमीन, वो बनाते हैं गाय की चर्बी के निकाले हुए रस से। अब एक तरफ आप बोलो गौ माता की जय और दूसरी तरफ खाओ पिज्जा, बर्गर या हॉट डॉग, या दूसरी तरफ खाओ चाउमीन, तो गौ माता कैसे जय होने वाली है? तो अगर गौ माता की जय करनी है तो ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, अंग्रेजी के भोजन बंद कर दीजिए। तो आप बोलेंगे जी क्या खाएं? हिंदुस्तानी भोजन खाइए, कोई कमी तो है नहीं अपने पास। आप कहेंगे जी हिंदुस्तानी भोजन में फास्ट फूड, हिंदुस्तान में सिवई से बड़ा फास्ट फूड क्या हो सकता है? तुरंत तैयार होती है, कम से कम मैगी से तो अच्छी है। दूध में सिवई बना के खिलाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए। पराठा है, पूड़ी है, सब्जी है, रायता है, अचार है, सब्जियां, पता नहीं क्या क्या है हमारे यहाँ। अगर बहुत ज्यादा आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज तो दक्षिण भारत के व्यंजन ले लीजिए। इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, जो 10-15 मिनट में तैयार होते हैं। भारतीय भोजन मत छोड़िए। अगर आपने भारतीय भोजन छोड़ा तो क्या होगा? अंग्रेजियत का भोजन आपको मुफीद नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजियत का भोजन उनके हिसाब से है जहां ठंड बहुत पड़ती है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तापमान। वो पिज्जा बर्गर खाएं तो उनको चलेगा। आप यहाँ +20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पिज्जा बर्गर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज होगी, अर्थराइटिस होगा, वजन बढ़ता ही चला जाएगा। थोड़े दिन में आप परेशान हो जाएंगे कि आप क्या करें। पंजाब इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान में अकेला पहला प्रदेश है जहां जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ रहा है लोगों का। हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है इस समय, हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है। और ये ओवरवेट होने का सबसे बड़ा कारण है पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, डबल रोटी, पाव रोटी जो आपके घर में अक्सर नाश्ते पे खाई जाती है। ये डबल रोटी, पाव रोटी आप जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वजन बढ़ाने में। माने वजन बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है पाव रोटी और डबल रोटी। मत खाइए इसको।
तो भारतीय भोजन करिए, भारतीय भाषा माने पंजाबी आपकी मातृभाषा, इसका सदुपयोग करिए। ज्यादा है तो हिंदी उपयोग करिए, और ज्यादा है तो संस्कृत उपयोग करिए। ज्यादा अंग्रेजी में मत फंसिए, और फालतू अंग्रेजी तो कभी भी मत बोलिए। दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि ये गुलामों की भाषा है। गुलामी गई, 60 साल हो गया, अभी क्यों उसको याद दिला रहे हैं बार बार अंग्रेजी बोल बोल के। तो आप कहेंगे जी अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये बिल्कुल झूठ बात है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 7 देशों में अंग्रेजी चलती है, 193 देशों में उनकी अपनी भाषाएं चलती है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, हॉलैंड में डच है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। सब देशों की अपनी भाषा है, और इन देशों में मैं सब जगह देख के आया, उनकी शिक्षा जीवन में छोटे से लेकर उच्चतम सब मातृभाषा में है। आपको मालूम है रूस के सभी मेडिकल कॉलेज रशियन में काम करते हैं। रूस के इंजीनियरिंग कॉलेज में रशियन पढ़ाया जाता है, फ्रांस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, फ्रांस के मेडिकल कॉलेज में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। वहां के जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फ्रेंच में पढ़ाते हैं। फ्रांस मुश्किल से 5 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन कभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता। हम 110 करोड़ वाले अपनी भाषा क्यों छोड़ बैठे? खुमारी लाइए मन में भाषा के प्रति। भाषा मत छोड़िए अपनी, भाषा मत छोड़िए, भोजन मत छोड़िए अपना, भजन मत छोड़िए अपना। भारतीय भजन, ये रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक कहां फंस गए इसमें? रैप डांस, पॉप डांस, मुझे तो समझ में नहीं आता उसमें डांस है कि एक्सरसाइज है। कभी टांग इधर उठा दिया, कभी इधर उठा दिया, कभी हाथ ऐसे कर दिया। कौन सा डांस उसमें हो रहा है? आपके पास कोई कमी है भारतीय नृत्यों की? भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है, कुछ कमी तो नहीं है। इतने अच्छे डांस है। और भारतीय डांस की विशेषताएं जरा समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए हुए हैं। भारतीय डांस में सबसे महत्वपूर्ण है पद संचालन, पांव का मूवमेंट, जो दुनिया के किसी भी दूसरे डांस में नहीं है। और पद संचालन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पद के संचालन से बॉडी का बैलेंस बनता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और थोड़ा कथक में आए, इनकी भाव भंगिमाओं को देखें तो अगर महिलाएं इस डांस को कर रही हैं तो जीवन पर्यंत निरोगी रहने की आश्वस्ति है, गारंटी है। कैसे? भरतनाट्यम की मुद्रा देख लीजिए, पांव को जिस तरह से रखा जाता है, जिस तरह से हमारे देश की माताएं बहनें भरतनाट्यम में अपने पांव को संचालित करती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कहता हूं, वो सभी माताओं के गर्भाशय को सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है पद संचालन। और मां का गर्भ स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी में से जीवन आगे बढ़ता है। वो जितना फ्लेक्सिबल होगा, मां की आने वाली संतान उतनी अच्छी होगी। तो सारे डांस का पद संचालन गर्भाशय के मूवमेंट से है। बहुत रिसर्च है इस पर भारत में। यूरोप का पद संचालन तो पता नहीं किस तरह का है, ये अमेरिका का तो और भी विचित्र है। तो अपने डांस मत छोड़िए, अपने भजन मत छोड़िए, अपनी भूषा मत छोड़िए, अपनी भाषा मत छोड़िए, अपना भोजन मत छोड़िए, अपनी औषधि भी मत छोड़िए। औषधि से मतलब भारत में है तो भारतीय औषधियों का उपयोग करिए, क्योंकि भारतीय औषधियों का उपयोग जो है वो आपके लिए मुफीद है। कारण हम जहां रहते हैं वहां समशीतोष्ण जलवायु है, इसका ध्यान रखिए। यूरोप और अमेरिका वाले जहां रहते हैं वो वहां बहुत ठंड है, वहां 2 ही मौसम होते हैं, ठंड और भयंकर ठंड, गर्मी नहीं आती वहां पे। ब्राजील और मैक्सिको की तरफ चले जाए ना तो वहां भी 2 ही मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश। ब्राजील और मैक्सिको में 8-8 महीने बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है, टॉरेंशियल रेन। तो वहां बारिश और भयंकर बारिश। यूरोप में ठंड और भयंकर ठंड। अगर अफ्रीका में चले जाइए तो गर्मी और भयंकर गर्मी। किसी भी देश में तीसरा मौसम ही नहीं है। ये भारत अकेला देश है जहां 6 मौसम है और 16 क्लाइमेटिक जोन्स है। दुनिया में विचित्र है ये देश। भारत के बारे में तब मुझे ज्यादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया। भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस देश की सीमा में ही है। आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी है, जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राजील और मैक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापूंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ीसा और बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है, सहारा, तो जैसलमेर में आ जाइए। अगर आपको चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में कुर्ग आ जाइए। आपको दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेक्कन के ट्रैप पर आ जाइए।
सब कुछ इस देश में है। मुझे यह समझ में आया, दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में हैं, बाकी सभी देशों में 2 या 3 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है।